वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 16वां है। इसके पहले भाग में हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की, इसका वर्णन पढ़ा। अब आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं यह पढ़ते हैं पाठ के द्वारा। हमारे इन परिच्छेदों को लेखक ने शीर्षक दिया है अशोक। तो यहाँ पर अशोक के द्वारा किस प्रकार से साम्राज्य की स्थापना की गई, इसका वर्णन इन परिच्छेदों में दिया है। 273 ईस्वी सन पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। कि इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की गई थी, और फिर आगे इस साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हुए वो थे अशोक, सम्राट अशोक। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। इसके पहले हमने तक्षशिला इस विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था। तो इस साम्राज्य के जो शासक थे अशोक सम्राट, उन्होंने इस तक्षशिला नगरी पर भी शासन किया था। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने क्या सोचा कि यह शासन व्यवस्था दिन पे दिन बढ़ते जाना चाहिए। तो उन्होंने पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेश को तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन दक्षिण के जो अन्य भाग थे उन क्षेत्र पर वो अधिकार करना चाहते थे। और उस प्रकार उन्होंने इन शासन व्यवस्था के सारे पुराने जितने भी उन्होंने सपने देखे थे उसको प्रेरित होकर उन्होंने तत्काल उस पूर्वी देश के जितने भी पूर्व प्रदेश थे उनको जीतने का उन्होंने प्रयास किया और वह नीचे उन्होंने कर लिया था। तो इस प्रकार उन्होंने कलिंग प्रदेश को भी जीतने के नीचे कर लिया था। अब कलिंग प्रदेश, यह कलिंग युद्ध के बारे में आपने पढ़ा है इतिहास में कि किस प्रकार कलिंग युद्ध जो था वह बहुत बड़ा युद्ध हुआ और बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद भी कलिंग के जो सेना थे उन्होंने डटकर मुकाबला किया था अशोक के साथ, सम्राट अशोक के साथ। और उस समय इतनी जीवित हानि हुई थी कि यह कलिंग युद्ध में जो जीवित हानि हुई उसे देखकर सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया और वह फिर आगे युद्ध न करके शासन व्यवस्था करने पर जोर देने लगे थे। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। तो इस प्रकार भयंकर कत्लेआम होने की वजह से उनको युद्ध से विरक्ति हो गई और आगे चलकर वह बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने में और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो इस प्रकार वह युद्ध पर कम जोर देने लगे और उन्होंने अपने मन को शांति करने के लिए या उस युद्ध से विरक्त होने के बाद जो उनके मन में जो दुख चल रहा था उससे दूर जाने के लिए उन्होंने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ली और उसके प्रभाव के द्वारा उन्होंने विजय हासिल करने के और साहसिक काम करने के
और भी दूसरे रास्ते ढूंढ लिए। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलते हैं। फरमानों का अर्थ होता है कि आदेश देना, कि देखो उस समय क्या करते थे शासक या जो राजा रहते थे वह क्या करते थे, अपने आदेश जनता को देने के लिए एक विशेष प्रकार के फरमान निकालते थे। तो अशोक के द्वारा जो फरमान निकाले जाते थे उनकी वह क्या पत्थरों पर लिखे गए थे। तो देखो उनकी बहुत सारे ऐसे पत्थर पर लिखे गए फरमान आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका और चित्र मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर अशोक के द्वारा जो फरमान लिखे गए थे पत्थरों पर, इसके चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं कि उसके द्वारा फरमानों प्रजा पर उसका बहुत असर हुआ। अब क्या क्या फरमान निकाले थे उन्होंने, यह इसका वर्णन आगे लेखक ने किए हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट, महामहिम का अर्थ होता है महान, तो महान सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। कि इसके पहले भाग में हमने परिच्छेद में क्या पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने क्या किया था, युद्ध करने से विरक्त हो गए थे और अन्य मार्ग अपना लिए थे। तो वह इस प्रकार के हो सकते हैं कि धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन करना, फिर उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको उस धर्म को जो हमारा धर्म है, हमारे कर्तव्य है, उसका अंगीकार करना शुरुआत कर दिया गया था। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। तो वहां पर उन्होंने हत्या करने के लिए बंदी कर दिए थे या किसी अन्य बिना वजह दुश्मनों को बंदी कर कर उनकी हत्या कर देना, यह सहन बंद कर दिया गया था। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। तो यहाँ पर फिर आगे राजा का कर्तव्य किस प्रकार से होता है इसका वर्णन किया है। फरमान में आगे कहा है, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। तो देखो अगर शासन करना है तो अगर सामने से कोई युद्ध करने के लिए पुकारता है तो हमें युद्ध करना ही होता है। तो यहाँ पर अशोक सम्राट ने अपने फरमान में यही लिखा है कि अगर कोई सामने से बुराई करने के लिए उनको करता है तो सम्राट महामहिम सम्राट भी उस बुराई को जो भी परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहेगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, अर्थात यहाँ पर भूत दया का उन्होंने संदेश दिया है। उनमें आत्म संयम हो, मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। तो यह सारे फरमान उन्होंने अपने आदेशों में पत्रों के द्वारा लिखे हुए दिखाई देते हैं, आज भी हम उसको पाते हैं। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद सम्राट महामहिम सम्राट अशोक के बीच में बहुत बदलाव हुआ था। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करके और उसके प्रचार में लग गए थे तथा नेकी, अच्छा काम करना, फिर सद्भावना रखना तथा प्रजा के हित के लिए हमें जो भी कार्य करना है सार्वजनिक रूप में करना है,
खुद के स्वयं के हित के लिए नहीं, जो भी है सार्वजनिक अर्थात जनता प्रजा के हित के लिए ही करना है। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को प्रजा के लिए समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्य के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहे, चाहे जिस समय और जहां भी हो वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन लोक हित के लिए समर्पित कर दिया। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। कि देखो, उन्होंने खुद बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वो कट्टर बौद्ध धर्म का होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरे धर्मों को आदर के साथ ही और बहुत महत्व अपने जीवन में दिया था। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपने कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरी को रख छोड़ा था। तो देखो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इमारतों की निर्मित की थी और उन्होंने उस इमारत की निर्मित के लिए विदेशी कारीगरी के द्वारा उन्होंने वो निर्मित की थी। इसलिए उनमें भारतीयपन भी दिखाई देता है और विदेशीपन भी दिखाई देता है। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ते। तो हमें अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी जो द्वारा जो इमारतें निर्मित की गई थी उनकी क्या विशेषताएं थी, तो उनमें भारतीय कला परंपरा भी दिखाई देती है और विदेशी कला परंपरा भी दिखाई देती है। तो देखो, यहाँ पर इसका हम देखते हैं उदाहरण चित्र में के द्वारा कि दोनों का एक अनूठा संगम वहां पर दिखाई देता है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईस्वी सन पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है। देखो, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेल्स ने कौन से किताब में अशोक का वर्णन किया है और क्या किया है। तो वेल्स इनके द्वारा लिखी गई आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री, इसमें वर्णन किया है। उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजारों नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल है, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने किताब में क्या वर्णन किया है कि जितने भी बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाहें हैं, उनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं, लेकिन इन सारे राजे महाराजों में, शासकों में, शहंशाहों में भले ही उन्होंने बहुत सारे कार्य किए होंगे, लेकिन सम्राट अशोक का नाम अकेले सितारे के रूप में चमक रहा है। ओल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो इस प्रकार अशोक ने जो कार्य किए हैं, आज भी हम भले ही युग बीत गए, समय बीत गए, फिर भी आज भी उनके कार्यों को हम आदर के साथ देखते हैं। और इसीलिए आज भी सारे लोग, भारत के ही नहीं बल्कि जापान के या सारे जनता उनका आदर करते हैं। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। फरमान, आदेश, महामहिम, महान, सद्भाव, अच्छी भावना, निर्माता, निर्माण करने वाला। अब इन परिच्छेदों में हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर का सराव करते हैं। प्रश्न पहला है, किस ईस्वी सन पूर्व में अशोक शासन गद्दी पर बैठे थे? उत्तर के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। 475 ईस्वी सन पूर्व, 375 ईस्वी सन पूर्व,
575 ईस्वी सन पूर्व या 273 ईस्वी सन पूर्व। तो इसका हमने पहले परिच्छेद में पढ़ा था। क्या आंसर होगा? विकल्प का आंसर होगा घ, 273 ईस्वी सन पूर्व। इस कालावधि में अशोक ने शासन के गद्दी पर बैठे थे। आगे का प्रश्न है, कलिंग के युद्ध ने अशोक के जीवन में क्या बदलाव किया? उत्तर के अलग अलग ऑप्शन है। पहले क, राज्य को विजय करने की उसकी लालसा बढ़ गई। आगे का है ख है, वह भारत का सम्राट बन गया। ग, उसने अपनी विशेष धर्म शुरू कर लिया। घ, वह अहिंसा की ओर प्रेरित हो गया। तो उसका उत्तर का ऑप्शन होगा घ, वह अहिंसा की ओर प्रेरित हो गया। कि देखो, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा पर, जो हिंसा हुई थी उस पर वहां पर रोक लगा दी और हिंसा से वह अहिंसा की ओर प्रेरित हो गए थे। आगे का प्रश्न है, अशोक किस धर्म को मानते थे? उत्तर के ऑप्शन है क, जैन धर्म, ख, दीन इलाही धर्म, ग, हिंदू धर्म, घ, बौद्ध धर्म। तो उत्तर का ऑप्शन होगा घ, बौद्ध धर्म। आगे का प्रश्न है, अशोक के वास्तुकला की क्या विशेषताएं थी? उत्तर के ऑप्शन है बड़े बड़े भवन निर्माण, ख, गुंबदों का निर्माण, ग, अधिक से अधिक बाग बगीचों के महलों में होना, या घ, भारतीय कला से प्रेरित होते हुए भी विदेशी की छाप की झलक। तो देखो, ये हमने पढ़ा था। तो उसका उत्तर क्या होगा कि वास्तुकला की क्या विशेषताएं थी अशोक की? कि घ, भारतीय कला से प्रेरित होते हुए भी विदेशी छाप की झलक उनमें दिखाई देती है, इसकी विशेषता थी। तो बच्चों, अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इस पाठ में अलग अलग सभ्यताओं का किस प्रकार निर्माण हुआ, किस प्रकार ह्रास हुआ, फिर किस प्रकार उन्होंने भारत में अपनी एक अलग छाप दिखाई पड़ती है, इसका वर्णन हमने पढ़ा। तो आज तक जितने भी हमने यह अलग अलग पाठों के द्वारा वर्णन पढ़ा है, इसके द्वारा हमें लेखक हमारे इतिहास से परिचय कराना चाहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यह पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब लेखक हमें और कौन कौन से सभ्यताओं से मिलाते हैं, ये पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।